अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द फिश। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एंडोक्राइन के बारे में बेसिक्स इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी और एंडोक्राइन हार्मोन्स की नेचर को डिस्कस किया था। आज हम ये देखेंगे कि कौन से फिश के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। डिफरेंट फिश के अंदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जो फर्स्ट ग्लैंड है इट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड और इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्पस्कल ऑफ स्टेनस, अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड, यूरो हाइपोफाइसिस, पेंक्रियाटिक आइलेट्स एंड पीनियल ग्लैंड। जितने भी ग्लैंड्स हैं इन सब की स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन डिफरेंट फिश के अंदर क्या होते हैं, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली इसको हम क्लासिफाई करते हैं तीन कंपोनेंट्स में और ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं डेट ओनली एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और वो है पिट्यूटरी, थायराइड और पीनियल ग्लैंड या पीनियल ऑर्गन। उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि एंडोक्राइन का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और एक्सोक्राइन का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, और वो है किडनी, गुनेड एंड इंटेस्टाइन। किडनी के अंदर हिट्रोट्रोपिक थायराइड फॉलिकल, इंटररीनल और कार्पसल ऑफ स्टेनस प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनमें स्कैटर्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो एंडोक्राइन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं और जनरली हम इनको स्मेटोस्टेटिन कहते हैं। एक फिश की स्ट्रक्चर को यहाँ पे दिखाया हुआ है और डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं और उनकी लोकेशन सम हाउ सेम होती है, थोड़ी बहुत इसमें डिफरेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये यूरो हाइपोफाइसिस है, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन है, कार्पसल ऑफ स्टेनस है, ठीक है। उसके बाद ये आपको किडनीज नजर आ रही हैं, पेंक्रियाटिक आइलेट्स नजर आ रहे हैं, पिट्यूटरी है, अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड है, थायराइड है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहला ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के पहले हम ओरिजिन को देखेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द सेम लोकेशन एज इन मैमल्स, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज पे दो सोर्सेज हैं जहां से ये ओरिजिनेट होता है। पहला है वेंट्रल डाउन ग्रोथ, और जो वेंट्रल डाउन ग्रोथ है ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होता है। जो एक्टोडर्मल आउट ग्रोथ अप ग्रोथ है ये बकल कैविटी से ओरिजिनेट होता है। दोनों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की ग्रोथ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ठीक है। और एक्टोडर्मल है और इनके दरमियान मेसोडर्म होगा और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को बाद में ब्लड सप्लाई करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज बिलो द हाइपोथैलेमस एंड बिहाइंड द ऑप्टिक chiasma, और ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच्ड होता है थ्रू अ स्टाक, थ्रू ए इनफंडिबुलम, ठीक है। अब डिफरेंट फिशेस के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया है, जैसे कि बार्बस्टिग्मा और जिफोफोरस फिश के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, बिलो द हाइपोथैलेमस एंड बिहाइंड द ऑप्टिक chiasma, ठीक है। और इसका साइज, इनफंडिबुलम का साइज डिफरेंट फिश के अंदर डिफरेंट होता है। जैसे कि साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम एक्सटिंक्ट अग्नथा है, उसमें इसका साइज छोटा होता है, जबकि बोनी फिशेस में इसका साइज बड़ा होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये डिप्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक घड़े की तरह की स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इनके पास कोई सेला टर्सिका प्रेजेंट नहीं होता, और सेला टर्सिका एक्चुअली सिफनाइड बोन के अंदर, सिफनाइड बोन के डिप्रेशन है, और इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और इसका काम ही पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रोटेक्शन होता है। ये डिफरेंट फिश की हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी को शो किया हुआ है। डिफरेंट फिश के अंदर डिफरेंट हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की स्ट्रक्चर्स हैं। जो पहली आपको नजर आ रही है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉग फिश। द सेकंड वन इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज पेट्रोमाइसिन, एंड द सेकंड वन फॉर डॉग फिश, एंड द थर्ड वन इज फॉर ट्राउट फिश। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज अडीनो हाइपोफाइसिस, यानी कि इंटीरियर पिट्यूटरी, एंड द सेकंड वन इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अडीनो हाइपोफाइसिस जो है ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होती है, ठीक है। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है ये ब्रेन के इनफंडिबुलर रीजन से ओरिजिनेट होती है। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज प्रेजेंट होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस से तमाम
हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रीट करता है, जबकि न्यूरो हाइपोफाइसिस से जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो न्यूरॉन सेक्रीट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस को। डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया और उन्होंने ये कहा कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस के सेल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। ठीक है। और जो पिट्यूटरी के सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में कहाँ पे, ग्रेन्यूल्स में स्टोर्ड होते हैं। अगर हम इन ग्रेन्यूल्स को एसिड डाई के साथ स्ट्रेन करेंगे तो इसको हम कहेंगे एसिडोफिलिक, और अगर हम बेसिक के साथ डाई करेंगे तो इसको हम कहेंगे बेसोफिलिक। ठीक है। अगर हम इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री की बेस पे अडीनो हाइपोफाइसिस को क्लासिफाई करें तो इसकी बेस पे हम ये कहेंगे कि चाहे कोई सेल बेसोफिलिक है या एसिडोफिलिक है, उसको हम बेसोफिलिक की बजाय वो सेल्स कहेंगे जो वो हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं। जैसे कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ये बेसोफिलिक है, लेकिन उन सेल को हम बेसोफिलिक नहीं कहेंगे, उन सेल्स को हम एसीटीएच यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक सेल्स कहेंगे। ऐसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स जो हैं, अगर कोई सेल सेक्रीट कर रहा है तो उन सेल्स को थायरोट्रॉप्स कहेंगे। और एफएसएच हॉर्मोन्स जो सेक्रीट कर रहे हैं, जिन जो सेल्स एफएसएच को सेक्रीट करते हैं उसको हम गोनेडोट्रॉप्स कहेंगे, एंड दे आर आल्सो बेसिक इन नेचर। अडीनोहाइपोफाइसिस को फर्दर 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज प्रो अडीनोहाइपोफाइसिस, द सेकंड वन इज मीजो अडीनोहाइपोफाइसिस, एंड द थर्ड वन इज मेटा अडीनोहाइपोफाइसिस। Pro-adenohypophysis secrete two type of the hormones. The first one is prolactin and corticotropin, and the second one is gonadotropin and growth hormones, and the third one is include all the neurohypophyseal tissues. न्यूरोहाइपोफाइसिस सेकंड पार्ट है और इसके अंदर सारे के सारे न्यूरॉन्स आते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज हैं, न्यूरोगेलियल सेल्स हैं और नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और नर्व फाइबर्स जो है ये वर्टिकली भी फिश की बॉडी के अंदर स्कैटर्ड होते हैं और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, और इनके जो सेल्स हैं वो लार्ज होते हैं, इरेगुलर होते हैं और उनमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। अब अगर हम वन बाय वन ये देखें कि पिट्यूटरी के अंदर इंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन को रिलीज कर रही है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कौन स्टिमुलेट करता है। डियर स्टूडेंट, जब भी फिश के अंदर कोई स्टिमुलस आएगा, इंटरनल है, जाहिर है हार्मोन में इंटरनल स्टिमुलस ही होता है, तो हमेशा पहले हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी फिर टारगेट ऑर्गन के पास जाती है और वहां से हार्मोन को रिलीज करवाती है। जैसे यहाँ पे हाइपोथैलेमस सबसे पहले सिग्नल देगा पिट्यूटरी को, इंटीरियर पिट्यूटरी को, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को वो रिलीज करवाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और वहां से थायरोट्रोपिन यानी कि थायरॉक्सिन को रिलीज करवाएगा, T3 और T4 को रिलीज करवाएगा, सेम एज इन ह्यूमंस। टायरोसिन हार्मोन के साथ आयोडीन को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ट्राई आयोडोथायरोनिन या फिर टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो है वो बन जाता है। अब जो थायरॉक्सिन है इसका फिश की बॉडी में ये काम होता है कि इसने ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, मेंटल डेवलपमेंट को, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट को रेगुलेट करना होता है। उसके बाद जब फिश मेच्योरिटी पे पहुंचती है तो जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि एफएसएच को और एलएच को रिलीज करवाया जाए। एफएसएच और एलएच मेल फिश पे और फीमेल फिश पे दोनों पे एक्ट करते हैं। एफएसएच अगर ये फिश पे एक्ट कर रहा है मेल पे तो वहां पे ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, और अगर ये फीमेल पे एक्ट कर रहा है तो वहां पे ये oogenesis करवाएगा यानी कि एग की फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है। इसी तरह से जो फिश की हैचिंग होती है, हैचलिंग के बाद फिश की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। उस दौरान जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि अब तुमने ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाना है, और ग्रोथ हार्मोन इज अ नॉन ट्रोपिक हार्मोन। नॉन ट्रोपिक हार्मोन ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि पूरी बॉडी के ऊपर एक्ट करते हैं, जो किसी टारगेट ऑर्गन के ऊपर एक्ट नहीं करते। ठीक है। अब क्योंकि ग्रोथ पूरी बॉडी की होनी है इसलिए पूरी बॉडी के ऊपर ही ये हार्मोन एक्ट करेगा और ये फिश की ग्रोथ में हेल्प करेगा। उसके बाद जो लेक्टोट्रोपिन है, लेक्टोट्रॉफ है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा, और मैमल्स के अंदर इसका काम है मम्मी ग्लैंड्स के से मिल्क की प्रोडक्शन करवाना। लेकिन
फिश के अंदर क्योंकि ममरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन क्यों होती है, ताकि वो नरिशमेंट प्रोवाइड करे यंग वन को। अब फिश जो है वो उसकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। अब इसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगी, और इसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन तो है, उसका फंक्शन डिफरेंट होगा। ऑस्मोरेगुलेशन और मेलानोजेनेसिस में ये हेल्प करेगा। ठीक है। इसी तरह जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, ये कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा, और कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन फिश से ग्लूकोकोर्टिकॉइड और मिनरेलोकोर्टिकॉइड हार्मोन को रिलीज करवाता है, जो कि फिश की स्ट्रेस की कंडीशन में उसको हेल्प करता है कोप अप करने में। पेरिस इंटरमीडिया जो है ये मिडल पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये मेलानोसाइट हार्मोन को रिलीज करवाता है, जो कि रेगुलेट करता है कंसंट्रेशन एंड डिप्रेशन ऑफ पिगमेंट विद इन मेलानोफोर। ठीक है। उसके बाद जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसको हम पेरिस नर्वोसा भी कहते हैं। दो हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज वेसोप्रेसिन एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीटोसिन। फिश के अंदर इनका फंक्शन डिफरेंट है, जबकि मैमल्स के अंदर इनका फंक्शन डिफरेंट है। फिश के अंदर जो इसका फंक्शन है वो है ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। अगर एक्सीड कर रहा है तो लिमिट में लेके आएगा, और अगर कम हो रहा है तो फिर भी उसको एक लेवल तक लेके आएगा। दूसरा इसका काम होता है मेटिंग में और एग लेइंग में। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट फिश के अंदर डिफरेंट हॉर्मोन्स की पोजीशन को ऑब्जर्व किया गया है और उनका कनेक्शन ऑब्जर्व किया गया है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तिलापिया के अंदर, कैरेसस के अंदर, ये ऑब्जर्व किया गया है कि इसका कनेक्शन है न्यूरोसेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के साथ और डेंस ग्रेन्यूल्स के साथ। ठीक है। सेम गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट के साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये सॉलिड वेंट्रल रिम ऑफ द सेल प्रेजेंट होगा, और ये साइप्रिनिडाई फैमिली के अंदर ऑब्जर्व किया गया। इसी तरह साल्मोनिड और ईल के अंदर जो प्रॉक्सिमल पैरेस डिस्टेलिस है, इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। इन सब फिशेस के अंदर इन हॉर्मोन्स को, इनकी पोजीशन को ऑब्जर्व किया गया है। डियर स्टूडेंट, जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, ये इसका काम होता है ओवोल्यूशन करवाना। ठीक है। मतलब एग की रिलीज करवाना। तो अगर कोई स्पीशी जिसके अंदर एग की फॉर्मेशन नहीं हुई, ओवोल्यूशन नहीं हुई, अगर उसमें हम हॉर्मोन्स गोनाडोट्रोपिन को इंजेक्ट करेंगे तो वो हेल्प करेगा इसको ओवुलेशन में और स्पामिंग में। ठीक है। सेम ऐसे ही ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है, सेम जैसे हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि वर्टिब्रेट के अंदर इसका डिफरेंट काम होता है और ह्यूमंस के अंदर इसका डिफरेंट काम है। फिश के अंदर इसका काम है ऑस्मोरेगुलेशन। ट्राउट के अंदर, सेविलेनस फिश के अंदर, साल्मन के अंदर और साल्मो के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो न्यूरो इंटरमीडिएटी सेल्स की जो लूब है, वो ब्लड सप्लाई करती है फ्रॉम द कॉर्डल हाइपोथैलेमिक आर्टरी टू कंबाइंड रोस्ट्रल प्रॉक्सिमल पार्ट, फ्रॉम हाइपोफेसियल आर्टरी टू इंटीरियर पार्ट। ठीक है। अब अगर हम हॉर्मोन्स को फिश के अंदर इंड्यूस करवा दें तो क्या उसमें ब्रीडिंग हो सकती है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट, अगर कोई फिश स्पॉविंग की एज में नहीं है, अगर मतलब उसमें स्पॉविंग का टाइम नहीं आया और उसमें हम हॉर्मोन्स को इंजेक्ट कर दें, तो उसमें स्पॉविंग हो सकती है। लेकिन उसमें हमने कंडीशंस ऑप्टिमम रखनी है, उसको तमाम वो कंडीशंस प्रोवाइड करनी है जो कि एक स्पॉविंग के टाइम पे होती है। तो डिफरेंट फिशेस के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने हॉर्मोन्स को इंजेक्ट किया और उसमें स्पॉविंग को ऑब्जर्व भी किया गया। ठीक है। और जितने भी सेक्स हॉर्मोन्स हैं, इनकी सिंथेसिस पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन ही रिलीज करता है। उसके बाद जो दूसरा ग्लैंड है, इट इज अ थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड की जो पोजीशन है बोनी फिशेस के अंदर, इट इज इन फ्रेंजियल रीजन बिटवीन द डॉर्सल बेसिब्रेंकियल कार्टिलेज एंड वेंट्रल ऑफ स्टिनोहाइड मसल। ठीक है। और थायराइड जो है ये एक्चुअली सराउंड करता है इंटीरियर एंड मिडल पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड एंड समटाइम थर्ड एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी ऑफ वेंट्रल अयोटा। और ये भी ओफियोसेलस फिशेस के अंदर ऑब्जर्व किया गया है। हिट्रोपिनोसिटीज के अंदर भी इसको ऑब्जर्व किया गया है, और ये इंटायर लेंथ ऑफ द वेंट्रल अयोटा एंड एफरेंट आर्टरीज की पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। ठीक है। अब जैसे कि बट्रैकस फिश के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रल अयोटा के पास। और एफरेंट आर्टरीज, जो दो पेयर हैं एफरेंट आर्टरीज के, उनके मिडल में प्रेजेंट होता है, या फिर इंफीरियर जेगुलर वेन्स के पास प्रेजेंट होता है। यहाँ पे
थायराइड ग्लैंड को डिफरेंट फिश के अंदर थायराइड ग्लैंड की पोजीशन को शो किया गया है। एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ब्रेंकियल वेसल, बक्कल वेन, थायराइड ग्लैंड और वेंट्रल एओर्टा। ठीक है, तो फिश के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है उसकी पोजीशन ये होगी। अब कौन से हॉर्मोन्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड सक्रीट करता है, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड जो है ये हार्मोन को रिलीज करता है, थायरॉक्सिन को। और थायरॉक्सिन कैसे बनता है? ये फिश की बॉडी के अंदर अमीनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन के साथ जब आयोडीन जो है वो कंबाइन करेगा तो वो T3 बनाएगा, यहाँ पे T4 बनाएगा। ठीक है, अब जो T3 है वो फंक्शनल होता है और जो T4 है वो इनएक्टिव है। जो T4 है वो पहले T3 में कन्वर्ट होगा और फिर बॉडी के अंदर, फिश की बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, उसकी ग्रोथ, उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, अब जो थायराइड ग्लैंड है ये सेम ऐसे ही होता है जैसे कि मैमल्स के अंदर ट्राईआइडोथायरोनिन, मोनोआइडोथायरोनिन, ट्राई टेट्राआइडोथायरोनिन, मतलब डिपेंड करता है कि आयोडीन का मॉलिक्यूल्स कितने अटैच्ड हैं उसके साथ। ठीक है, अब फिश के अंदर ये इंपॉर्टेंट, एक तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, उसके साथ टेम्परेचर को, फोटो पीरियड को, सेलेनिटी को और बॉडी की ग्रोथ को भी हेल्प कर रहा होता है। तो ये मेजर फंक्शंस हैं डेट इज परफॉर्म्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है थायरॉक्सिन, उसका ये काम है कि उसने ये तमाम फंक्शंस को रेगुलेट करना होता है। अब अगला जो ग्लैंड है वो है एड्रिनल कॉर्टिकल टिश्यू या इंटररीनल टिश्यू। लेम्प्रे के अंदर जैसे कि साइक्लोस्टोमा, उसके अंदर जो एंडोक्राइन इंटररीनल सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी कैविटी, एक्चुअली दे आर क्लोज टू पोस्ट कार्डिनल वेन। ठीक है, जबकि अगर हम शार्क, रेज और स्कैट्स को देखें, कॉन्ड्रिक्थीस की जो क्लास है उसके अंदर ये पोस्टीरियर किडनी के पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ स्पीशीज के अंदर दे आर प्रेजेंट इन इंटररीनल टिश्यू that is concentrated near the left and in other near the right central border of that organ. शार्क के अंदर ये बिटवीन द किडनी प्रेजेंट होता है, जबकि बोनी फिशेस के अंदर दे आर मल्टी लेयर्ड एंड इट इज सिचुएटेड पोस्ट कार्डिनल वेन्स के पास और एज दे एंटर द हेड किडनी। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई हैं यहाँ पे इंटररीनल ग्लैंड की फिश के अंदर। ठीक है, और बॉडी इस यहाँ पे वो क्रोमाफिन सेल्स को शो कर रहा है, बॉडी किडनी को शो कर रहा है, इंटररीनल टिश्यूज को शो करता है। ठीक है, तो फिश के अंदर जो इंटररीनल की स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है। एड्रिनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स जो हैं वो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं? एक है मिनरलोकॉर्टिकॉइड और दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। डियर स्टूडेंट, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है ये एक्चुअली मिनरल्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। मिनरल मतलब ओस्मो रेगुलेशन में ही हेल्प करेगा। साल्ट, साल्ट जो है, सोडियम जो है वो साल्ट है। ठीक है, सोडियम आयन। तो मिनरलोकॉर्टिकाइड ये तब एक्टिवेट होता है जब फिश की बॉडी के अंदर या तो सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो वो ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, मतलब ऑप्टिमम लेवल तक उसको लेके आएगा। दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को ज्यादातर रेगुलेट करता है। मतलब जब फिश स्ट्रेस की कंडीशन में होती है, तो जब कोई भी ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस की कंडीशन में होगा तो उसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों क्यों ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा? क्योंकि तमाम सेल्स जो स्ट्रेस की कंडीशन में हैं उस वक्त उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको, एटीपी चाहिए, ग्लूकोज भी उतना ही ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज का लेवल कौन इंक्रीज करवाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करवाते हैं, यानी कि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो इसको इंक्रीज करवा देता है। अब डिफरेंट फिशेस के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया है, जैसे कि सोल्मो के अंदर इसको फिश को ट्रीट किया गया मिनरल कॉर्टिकॉइड के साथ। ठीक है, और इसको हायर लेवल दिया गया एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो उसके अंदर ये देखा गया कि जो ये फिश है वो ऑस्मो रेगुलेशन में कैसे हेल्प कर रही होती है जब वो स्ट्रेस के कंडीशन में होगी। अगर हम एक फिश है ऑयस्टर टोड फिश के अंदर इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट किया गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंपाउंड को, और उसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो भी ऑब्जर्व किया गया। मतलब देखो कि अगर हम ये चीज क्लेम कर रहे हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकाइड की वजह से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग स्ट्रेस की कंडीशन, तो फिर साइंटिस्ट ने ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखे कि क्या ये वाकई ही सही बात है कि नहीं।
तो फिर डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट फिशेस के अंदर इन हॉर्मोन्स को इंजेक्ट किया और फिर ये ऑब्जर्व किया कि क्या ग्लूकोज का लेवल या फिर मिनरल्स का लेवल रेगुलेट हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है। सेम ऐसे ही जो कॉर्टिसोन लेवल है ब्लड प्लाज्मा में साल्मन फिश के अंदर ड्यूरिंग स्पॉविंग पीरियड, वो क्या हो गया, इंक्रीज और डिक्लाइन हो गया सीडेंट्री स्टेजेस के अंदर। स्पॉविंग फेजेस 60% ऑफ द टोटल प्रोटीन कैटाबोलाइज होती है ओन्कोरेन्कस फिश के अंदर ऑब्जर्व किया गया। और ये इसकी जो मतलब जब स्पॉमिंग का टाइम था तो उसकी लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर था उसी को ब्रेक किया गया और उससे उसके ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को पूरा किया गया। यानी कि उस दौरान इस फिश के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रेजेंट था जिसने ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज किया अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द फिश। उसके बाद जो अगले टिश्यूज हैं जो फिश के अंदर प्रेजेंट हैं, दे आर क्रोमाफिन टिश्यूज या फिर सुप्रारिनल बॉडीज या मेडोलरी टिश्यूज। नाम से पता चल रहा है सुप्रारिनल मतलब रिनल ग्लैंड के कुछ टिश्यूज होंगे। मेडोलरी जो किडनी है ना उसके ऊपर रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है। और उसका पार्ट बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला होता है मेडियोला। तो इसका मतलब है क्रोमाफिन टिश्यूज के पास एड्रिनल और नॉन एड्रिनलिन टिश्यूज प्रेजेंट हैं। ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इसने ब्लड प्रेशर को चेंज करना होता है। दूसरा ये वेजोडाइलेशन में हेल्प करता है और तीसरा ये डाययूरेसिस का काम करता है ग्लोमेरुलस में। ठीक है। लेम्प्रे के अंदर क्रोमाफिन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं डोर्सल एयोटा के साथ। ठीक है। और शार्क और रेयर्स में ये नर्व गैंग्लिया के साथ प्रेजेंट होते हैं। बोनी फिशेज में ये प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट उसका रीजन होता है, डिफरेंट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो डिफरेंट फिशेज के अंदर इसकी पोजीशन डिफरेंट होती है और इनका मेजर काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। दूसरा फिल्टरेशन में भी हेल्प कर रहे होते हैं और वैसोडाइलेशन में भी हेल्प करते हैं। Then the next gland is ultimobranchial gland. Ultimobranchial gland जो है ये एक्चुअली प्रेजेंट होता है आइसोफेगस की वेंट्रल साइड पे। ठीक है। और ये सेपरेट करता है हार्ट को एब्डोमेन से। ठीक है। और ये जो हार्मोन को रिलीज करवा रहा है वो है कैल्सिटोनिन। डियर स्टूडेंट, कैल्सिटोनिन का जो काम है, इसका काम ये है कि इसने ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है उसको कम करना है और उस कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाना है। अब इतना कम भी नहीं करना, मतलब ऑप्टिमम लेवल तक लेके आएगा। जब इसको ये होगा कि फिश की बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो गया तो वो उस कैल्शियम को कम करेगा और उस कैल्शियम को डिपॉजिट कर देगा कहाँ पे, उसकी बोन्स के अंदर। तो इसका काम ये होता है कि कैल्शियम के लेवल को कम करना। हाइपोकैल्सिमिक एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है अल्टीमोब्रेंकियल के अंदर, मतलब अगर बहुत ज्यादा कैल्शियम हो गया तो उसको कहाँ पे भेज देगा, बोन्स के अंदर। और इसके अगेंस्ट एक और जो आप कह लो कि हार्मोन रिलीज होता है पैराथायराइड हार्मोन, जो पैराथायराइड ग्लैंड सेक्रीट करता है पैराथॉर्मोन, वो ब्लड के अंदर जब कैल्शियम कम होता है तो वो उसमें रिलीज कर दिया जाता है। फिश के अंदर इसकी जो पोजीशन है वो ये वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। जो कि हमने पहले भी देखा। उसके बाद जो कैल्सिटोनिन है उसका काम क्या है, कैल्सिटोनिन क्योंकि कौन रिलीज कर रहा है, अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड, और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है। और इसको कौन सिंथेसाइज कर रहा है, अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड। ठीक है। इसके पास 32 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है। 7 रेजिड्यू होते हैं और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आपको नजर आ रही है। अब इसका काम क्या है, एक तो हाइपोकैल्सीमिया एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, दूसरा स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करती है, तीसरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और कैल्सिटोनिन जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। एक फिश है जैसे कि ईल के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कैल्सिटोनिन है ये सीरम ऑस्मोलैरिटी को डिक्रीज करती है, सोडियम क्लोराइड आयंस को भी डिक्रीज करती है। जापानीज ईल्स के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है। अल्टीमोब्रेंकियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे, एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद है सेक्स ग्लैंड एज एंडोक्राइन ऑर्गन्स। जो फिश के अंदर सेक्स हॉर्मोन्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ द ओवरी एंड टेस्टिस। जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि अगर जब भी फिश ने मिच्योरिटी पे आना है तो वहां से हार्मोन डिफरेंट रिलीज होते हैं
और हार्मोन कौन वहां से सिग्नल देता है? हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि अब गुनेड्स पे जाके एक्ट करो। अगर तो वो फीमेल है तो वो ओवरीज पे जाके एक्ट करेगा, और अगर जो मेल है तो वो उसकी टेस्टिस पे जाके एक्ट करेगा। ठीक है, टेस्टिस जो है वो उसकी स्पर्म की प्रोडक्शन को करवाएगा और ओवरी उसकी एग की प्रोडक्शन को करवाएगा। ठीक है, तो गुनेड्स जो है वो ही सेक्स ग्लैंड्स होते हैं फिश के अंदर, जो कि उसकी क्या काम कर रहे होते हैं, उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स को और उसकी रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। और ये दोनों हॉर्मोन्स मीजो एडिनो हाइपोफाइसिस सेक्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो इलाज्मो ब्रंकाई है और सॉल्मन के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है? रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करना। ठीक है, और मेडिका फिश के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो गोनेडल टिश्यूज हैं उसमें, मतलब उसकी जो टेस्टोस्टेरोन है उसको कीटो टेस्टोस्टेरोन उसमें प्रेजेंट होते हैं, और विच इज 10 fold मोर फिजियोलॉजिकली एंड्रोजन देन अदर टेस्टोस्टेरोन। मतलब है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है और ये डिफरेंट फिशेज में डिफरेंट हो सकती हैं। ओवरीज जो है ये एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, जैसे कि एस्ट्राडायोल 17 बीटा, और ये आइडेंटिफाइड किया गया बहुत सारी स्पीशीज के अंदर, और ये एस्ट्रोन और एस्ट्रायोल को की प्रेजेंस को शो कर रहा होता है। उसके बाद है कार्पसल्स ऑफ स्टेनिस। कार्पसल्स ऑफ स्टेनिस सबसे पहले 1939 में ऑब्जर्व डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, और दे आर प्रेजेंट, आर लोकेटेड, आर अटैच्ड इन द किडनी ऑफ द फिश। ठीक है, और ये एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड दे आर assembled या फिर they are resemble with the cyst of the parasite but lie different from the later by higher vascular supply। ठीक है, हिस्टोलॉजिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कार्पसल ऑफ स्टेनस हैं दे आर सिमिलर टू एड्रिनल कॉर्टिकल सेल्स, एंड देयर नंबर वेरी फ्रॉम 2 to 6 अकॉर्डिंग टू स्पीशी। एक्चुअली जो कार्पसल ऑफ स्टेनस है ये फ्लैट है, ओवल है, गोल्ड फिश के अंदर, ट्राउट के अंदर और सालमन के अंदर। ठीक है, और इसके पास कोलमनर सेल्स होते हैं और उसकी कवरिंग फाइब्रस कैप्सूल ने की होती है। ठीक है, और इनके पास बहुत सारे सेक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये जो सेक्रीटरी ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर बहुत सारे गैंग्लियन होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिश के अंदर, डिफरेंट फिशेस के अंदर जो कार्पसल ऑफ स्टेनस है उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्लाइनस मैरीगेला की है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये लेब्यूरोहेटा की है। उसके बाद है आइट्स ऑफ लंगरहैन, इसको पेंक्रियाज भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, फिशेस के अंदर जैसे कि लेब्यू सराइनस चन्ना के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लंगरहैन है ये स्मॉल होते हैं, और पेंक्रियाज से ये दोनों ऑर्गन्स, ये जो ऑर्गन्स है मतलब जो अल्फा और बीटा सेल सेक्रीट करते हैं ये सेपरेट होते हैं। और ये बेसिकली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये इंटेस्टाइन, पाइलोरिक सीका, स्प्लीन या ब्लैडर के पास पास प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो पेंक्रियाज के ही कुछ सेल्स हैं जो कि ये सेक्रीट करते हैं कि बीटा सेल्स कौन से हैं, अल्फा सेल्स कौन से हैं। लेकिन फिश के अंदर ये आइट्स ऑफ लंगरहैंड डिफरेंट, मतलब ऑर्गन ही डिफरेंट है। ठीक है, और ये डिफरेंट फिशेस के अंदर इसकी पोजीशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। कुछ के अंदर ये इम्बेडेड होते हैं और सेम ऐसे ही होते हैं जैसे कि हाई वर्टिब्रेट के अंदर। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वर्टिब्रेट में ये जो आइट्स ऑफ लंगरहैंड है दे आर इम्बेडेड इन द पेंक्रियाज, बट इन दीज फिशेस दे आर एक्ट एज ए सेपरेट ऑर्गन। और ये ऑर्गन कहाँ पे प्रेजेंट है? गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पाइलोरिक सिका के पास। एक्चुअली 3 तरह के सेल्स हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बीटा सेल्स और अल्फा सेल। डियर स्टूडेंट, जो बीटा सेल है ना ये इंसुलिन को सक्रिय करते हैं, और इंसुलिन का काम क्या होता है? जब भी फिश की बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा उस ग्लूकोज को लिवर में, मसल में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हमेशा ऑप्टिमम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 ग्राम है पर लीटर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू,
अगर 10 ग्राम है तो इसका मतलब है हमेशा 10 ग्राम ही रहेगा, ना 11 हो सकता है ना 12 हो सकता है, विद इन द नैरो रेंज चेंज हो सकता है। तो उस दौरान क्या होगा, पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, इंसुलिन को सेक्रीट करेंगे, और वो इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो उसको निकाल के ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। और इन सेम केस कि जब फिश जो है वो फास्टिंग की कंडीशन में होगी, तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। उस दौरान क्या होगा कि जो फिश का पेंक्रियाज है, जो आइट्स ऑफ लंगरहैंस है, वो बीटा अल्फा सेल को सेक्रेट करेगा, और अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन को रिलीज करवाएगा। अब जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो ग्लाइकोजन स्टोर की हुई है उसी को ब्रेक करेगा ग्लूकोज में, और बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को ऑप्टिमम लेके आएगा। इसका मतलब है बीटा और अल्फा सेल दोनों ही फिश की बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और डिफरेंट फिशेस के अंदर डिफरेंट इसकी स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। टोर्बिडो फिश के अंदर और लेवियस फिश के अंदर जो स्ट्रक्चर है पेंक्रियाज की वो ऐसी दिखाई हुई है। उसके बाद है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड है ये एक्चुअली पिट्यूटरी के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये रिदमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और इसकी जो नेचर है वो क्या होती है, इसकी जो नेचर है वो एंडोक्राइन इन नेचर होती है, ठीक है। और इसका काम होता है डार्क और लाइट रिएक्शंस को कंट्रोल करना, इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को लेगा और इंफॉर्मेशन को कन्वे करेगा और मेलाटोनिन हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, जिससे फिश जो है उसको डे और नाइट का पता चलता है, ठीक है। और जो पीनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड से होती है, ठीक है। और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड जो मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करता है, जैसे ही डार्क का पीरियड होगा मेलाटोनिन इंक्रीज हो जाएगा, और फिश जो है वो उसको ये रिदमिक एक्टिविटी है उसको पता चल जाएगा डार्क का और लाइट का। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट फिश है, डिफरेंट फिशेस के अंदर जो मेलाटोनिन है वो प्रेजेंट होता है। मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये ट्रिप्टोफेन हार्मोन, ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है, और ये किस में हेल्प कर रहा होता है, उसके स्लीप वेक साइकिल में, मतलब डार्क और लाइट पीरियड का पीनियल ग्लैंड की वजह से उसको पता चलता है, ठीक है। उसके बाद है यूरो हाइपोफाइसिस। इट इज अ स्मॉल ओवल बॉडी दैट इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यूरो मतलब टेल के अंदर, फिश की जो टेल है ना उसमें जो ग्लैंड है वो यूरो हाइपोफाइसिस है। और ये ऑर्गन डिपॉजिट्स है विच रिलीज मटीरियल्स दैट प्रोड्यूस न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन सेल्स का जो काम है वो क्या होता है कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स की तरह ही ये काम करते हैं, और डिफरेंट फिशेस के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया है, इलास्मोब्रेंकाई और टिलोस्ट फिशेस के अंदर। यूरोहाइपोफाइसिस जो है इसका काम है स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाना, स्पर्म डक्ट जो है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाना, और दूसरा ये रिप्रोडक्शन और स्पर्मिंग में भी इन्वॉल्व होता है। तो जो यूरोहाइपोफाइसिस है ये रिप्रोडक्शन, स्पर्मिंग और स्पर्म की प्रोडक्शन, स्पर्म की कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा होता है। ये जैसे कि फिश की टेल है तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो यूरोहाइपोफाइसिस है उसकी पोजीशन को रेनबो ट्राउट पे, कार्प में, येलो टेल जो फिश है उसमें यूरोहाइपोफाइसिस की पोजीशन। डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।